गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम उमाशंकर निर्मलकर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट का है पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। इसमें आपका एक और डिसऑर्डर है सीओपीडी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अस्थमा। और अस्थमा के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। अस्थमा लगभग सभी लोगों ने सुना ही होगा कि अस्थमा क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आपका अस्थमा क्या डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर या डिसीज ऑफ द एयरवेज दैट कॉज एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, म्यूकोजल एडिमा एंड म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपका अस्थमा क्या हो गया? एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, या इन्फ्लामेटरी डिसीज है। मतलब कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जहां से आपका एयर का ट्रांसफर होता है। एयर का ट्रांसफर मीन्स आपका जहां से एयर आपका एक्सहेल और इनहेल होता है, उस पोर्शन पे क्या हो जाता है? आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। मतलब एक टाइप का सूजन समझ सकते हो उसको, सूजन हो जाता है। ठीक है, उस किसमें? उस एयरवे में, जिसमें आपका जो एयर पाइपलाइन होता है ना, उसमें आपका सूजन हो जाता है। मतलब अब उसका क्या हो गया? जो चौड़ाई था, उसका थिकनेस था या मोटाई था, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। उसी को हम बोल रहे हैं अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज और डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे दैट कॉज एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब अगर आपका इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब आपका जो एयरवे है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा। मतलब अब उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा रिस्पॉन्स देगा वो। म्यूकोजल एडिमा, मतलब अब एडिमा होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो इन्फ्लामेटेड हो गया है, स्वेल हो चुका है। उसके बाद है म्यूकस प्रोडक्शन। तो आपका म्यूकस प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो ये सब क्या करते हैं? आपके जो ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, उसको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। मतलब अस्थमा में क्या होता है? हमको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया अस्थमा का? क्रोनिक इन्फ्लामेशन, दिस नॉट अ एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट मतलब मिनिमल होता है, क्रोनिक मतलब बहुत ज्यादा जब हो जाता है। तो इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है। एंड इंक्रीज्ड एयरवे रिस्पॉन्सिवनेस लीडिंग टू सिम्टम्स ऑफ व्हीच, सांस लेने में तकलीफ, मतलब जी मचलना टाइप का जो फीलिंग आता है। मतलब आप अपना खुद का सांस रोक के देखिए थोड़ी देर के लिए, फिर आपको एक टाइम के बाद कैसा लगेगा कि अजीब टाइप का फीलिंग आएगा, उसी को हम व्हीच बोलते हैं। ठीक है, कफ, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस, कफ, आपको खांसी भी आएगा, आपको चेस्ट ऐसा लगेगा बहुत टाइट हो गया है, क्योंकि वहां पे एयर अच्छे से नहीं जा पाएगा, अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएगा। और डिस्फोनिया, डिस्फोनिया मतलब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, दिस इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, तो अस्थमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया? इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके एयरवे में, जिसके कारण से आपका जो एयरवे का रिस्पॉन्सिवनेस है, जब आपका पाइप जो है मोटा होता है, जब आपका पाइप मोटा होता है, ठीक है, ये आपका मोटा है, तो इसमें आपका जो आदान प्रदान है वो अच्छे से होता है। अगर इस पाइप को हम क्या कर दें? नैरो कर दें। अब ये नैरो हो गया, जो स्वेलिंग, अब यहाँ पे क्या हो गया? जगह कम हो गया। तो जगह कम हो गया मतलब अब इसको सांस खींचने के लिए और सांस छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? आपका एयरवे रिस्पॉन्सिवनेस जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो किस चीज को लीड करता है? आपका एयर आदान प्रदान जो है एकदम मुश्किल हो जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? आपको खांसी भी आएगा। जब आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते तो आपको खांसी आता है। वीजिंग मतलब आपको जीवी मचलता है, घबराहट होती है। उसके बाद आपका चेस्ट जो है एकदम टाइटनेस लगेगा आपको कि कुछ है, भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है, ऐसा फीलिंग आएगा। उसके बाद डिस्फोनिया मतलब आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये कंडीशन है आपका अस्थमा का। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका अस्थमा इज अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रोंकियल एयरवे कैरेक्टराइज्ड बाय द पीरियड ऑफ रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म। मतलब इसमें क्या होता है कि बार बार आता है पीरियड, मतलब बार बार आना, कि आपका जो ब्रोंकोस्पाज्म है, ब्रोंकोस्पाज्म मतलब कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जो ब्रोंकस मसल है उसका सिकुड़ना की हुई हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकोस्पाज्म। ये आपका नॉर्मल है। अगर वो सिकुड़ गया तो सिकुड़ने के बाद वहां मतलब अब क्या होता है कि वहां आपका इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो नैरो हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया है? नैरो हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका कंडीशन हो जाता है जब आप अस्थमा का पेशेंट देखेंगे। तो ये सब कंडीशन होता है आपके अस्थमा में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ अस्थमा। अब देखेंगे आपका अस्थमा में और क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं।
तो आप देख सकते हैं अस्थमा डिफर्स फ्रॉम दी अदर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, ठीक है, जो अदर मतलब लंग्स डिसीज होता है उससे थोड़ा अलग होता है। इट इज लार्जली रिवर्सिबल आइदर स्पॉन्टेनियसली और विथ ट्रीटमेंट। तो जो आपके अदर डिसीज है, जैसे आपका ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है, उसको आप मेडिकेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं, आपका ये रिवर्सिबल होता है कि, लेकिन आपका जो अस्थमा होता है वो इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है, आप अस्थमा को कभी ट्रीट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट है, आगे देखेंगे हम उसके थ्रू। पेशेंट विथ दी अस्थमा में एक्सपीरियंस सिम्टम फ्री पीरियड्स alternating with acute exacerbation which last from minute to hour days, ठीक है। तो अब अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, सिम्टम्स फ्री पीरियड, मतलब आपका कभी कभी सिम्टम्स भी नहीं देता है, लेकिन सिम्टम्स का मतलब है कि आपका जो अल्टरनेटिंग विद एक्यूट एक्सर्वेशन, मतलब जो आपकी सांसें हैं वो अचानक से बढ़ जाएंगी बहुत ज्यादा। एक्सर्वेशन का मतलब होता है तीव्रता से बहुत बढ़ जाना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और ये आपका कुछ मिनट तक भी रह सकता है, कुछ हावर्स भी रह सकता है, कुछ दिन भी रह सकता है, जब तक उसको अच्छे से ट्रीटमेंट ना मिल जाए। तो उसको क्या करते हैं, तुरंत हम एयरवे प्रोवाइड करते हैं, या आपका जो बहुत सारे ट्रीटमेंट है वो हम उसको करवा सकते हैं उस टाइम पे। तो ये आपका क्या हो गया कि आपका सिम्टम्स फ्री पीरियड्स भी आपके होते हैं, ठीक है। उसके बाद है द मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रॉम हैज ऑनसेट इन चाइल्डहुड, मतलब ये आपका जो बचपना है उस टाइम पे ज्यादा दिखने को मिलता है, जब आपका एज 3 से 5 साल का होता है उस टाइम में आपका ये सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एंड में आइदर वर्सन टू इम्प्रूव ड्यूरिंग, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है वैसे ये और वर्स होते जाता है और बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस हो गए किसके, अस्थमा के। तो इसमें आपके कभी कभी क्या है, बहुत स्पीड से आता है, मतलब एक टाइप जैसे झटका आता है ना, वैसे टाइप का आपका ब्रीदिंग में भी झटके आते हैं कि आपको अचानक से आपका ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा और आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये डायग्राम से आपको कुछ समझ में आएगा कि आपका उस कंडीशन में आपका होता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए आपका ये आपका जो पूरा एयरवे है, एयरवे, इस एयरवे में भी प्रॉब्लम होगा, आपका जो इधर पूरा फैला है सभी एयरवे में आपके प्रॉब्लम होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल देखिए आपके पूरे जगह है, पूरे जगह। अब इसको आप इसको थिकनेस देखेंगे तो आपको ये थिकनेस दिखाई देगा, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल एयरवे हो गया। अब देखिए आप अस्थमा के टाइम पे, अस्थमा के टाइम पे देखिए यहाँ पे कैसे सूजन या इन्फ्लेमेशन हो गया है। अब देखिए ये, अब इन्फ्लेमेशन होने के बाद यहाँ जो आपका स्पेस था जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होना था, मतलब आपका पाथवे है ये जहाँ एयर आपका सर्कुलेट होता है, वो पाथवे यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। वो जगह क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो अब जगह कम हो गया मतलब अब हमको क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। सांस लेने में तकलीफ होना ही क्या है, अस्थमा है आपका बहुत ज्यादा। ये दिस इज क्रोनिक कंडीशन, ठीक है, क्रोनिक डिसऑर्डर ही बोलते हैं इसको। तो ये आपका नॉर्मल था, नॉर्मल में आपका स्पेस देखिए बहुत है, और जब आपका इन्फ्लेमेशन होता है, जब आपका अस्थमा का टाइम होता है, तब आपका ये स्पेस कम हो जाता है। तो इसी कंडीशंस को हम बोलते हैं अस्थमा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, आपका जो एयरवे है, यहाँ पे आपका एयर का ट्रांसफर होता है, जिस पाइप से आपका एयर का ट्रांसफर होता है वो पाइप जो क्या हो गया है, नैरो हो गया है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस है अस्थमा के, ठीक है। देन हम देखते हैं एक और डायग्राम होगा आपका, ये डायग्राम से आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल कंडीशन हो गया, दिस इज अ नॉर्मल एयरवे। नॉर्मल एयरवे का आपका देख लीजिए, आपका बहुत स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप अस्थमेटिक एयरवे देखेंगे तो अस्थमेटिक एयरवे क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन चालू हो गया, मतलब ये आपका क्या हो, चालू हो रहा है, इन्फ्लेमेशन चालू हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब देखिए आपका स्पेस कैसे कम होते जा रहा है। उसके बाद है अस्थमेटिक आपका एयरवे ड्यूरिंग अटैक, जब आपको सडन अटैक आता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि अचानक से आपका सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना चालू हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम अटैक, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आपके एयरवे को खोलने की कोशिश की जाती है, उसके लिए भी देखेंगे क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका नॉर्मल है, ये आपका अस्थमेटिक कंडीशन का हो गया, और उसके बाद ये अटैक का, मतलब अब ये दोनों आपके अस्थमेटिक कंडीशन का हो गया। तो इसमें आपके क्या हो गए हैं, साइज जो है बहुत छोटा हो गया है। तो अब साइज छोटा हो गया मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। सांस लेने में तकलीफ होगी मतलब आप ज्यादा प्रेशर से सांस लोगे, तो उसी को हम क्या बोलते थे, इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो एयर का, आपके जो मसल्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो आपके ब्रोंकियल मसल है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाएगा बढ़ जाएगा, तो सांस को ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं इंक्रीज
रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ गई है अभी आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि यहाँ पे पाइप का साइज मतलब उस एयरवे का साइज क्या हो गया है, छोटा हो, तो जिसके कारण से छोटा होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, उसी सांस लेने की तकलीफ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अस्थमा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अस्थमा, डायग्राम से आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर। आपके इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो अस्थमा ऑकर इन फैमिलीज विथ सजेस्ट डेथ इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर। तो ये भी आपका एक वंशानुगत, जो आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, उसको हम इनहेरिटेड डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये भी आपका इस कंडीशन में भी हो सकता है। अब इसमें कंडीशन और क्या क्या है, एलर्जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर अस्थमा। तो आपका एलर्जी आपका क्या हो गया, ये आपका एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपको अस्थमा है तो आपको कोई एलर्जी है, जैसे बहुत सारे एलर्जी रहता है एयर से, पॉल्यूशन से, वो सब, तो वो सब एलर्जी आपको क्या करता है, और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्रोनिक एक्सपोजर टू एयरवे, इरिटेंट और एलर्जेंस ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फॉर डेवलपिंग अस्थमा। तो आपका अब अस्थमा आपको मिनिमल कंडीशन में है, तो आपके जो क्रोनिक एक्सपोजर टू एयरवे, मतलब आपके इरिटेंट्स है, आपके एलर्जेंस है, वो भी आपको क्या करता है, इंक्रीज करता है इसके रिस्क फैक्टर को, अस्थमा को बढ़ाने का। ठीक है, कॉमन एलर्जेंस कैन, मतलब आप क्या क्या एलर्जेंस आपको हो सकते हैं, जैसे आपको सीजनल, मतलब आपके सीजन वाइज आपको दिखेंगे, जैसे आपके ग्रास, घास से आपको हो सकता है, ट्री, पेड़ों से हो सकता है, वीड आपको बीज से हो सकता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन मतलब आप समझ रहे हैं, उनके ऐसा जो कुछ बोलते हैं शायद तक, तो पॉलन ग्रेन्स हो गए, आपके मोल्ड्स हो गए, ठीक है, डस्ट हो गए, एनिमल आपका डेंडर, एनिमल डेंडर का मतलब होता है आपके जो एनिमल्स पे जो डेंड्रफ होते हैं उसको एनिमल डेंडर बोलते हैं। तो वो भी आपको क्या होता है, ये सब चीजें क्या है, एयरवे के साथ में उड़ते रहता है, और उड़ने के साथ अगर आपके नोज में आ गया, अगर आप अस्थमा के पेशेंट है, तो ये आपके लिए रिस्क फैक्टर हो जाता है, आप बढ़ाने का काम करता है उसको। ठीक है, उसके बाद आपका एक्साइटेटरी स्टेट, मतलब आप जब स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस के टाइम भी आपको क्या है, सांस ऊपर नीचे कम ज्यादा होता है, उस कंडीशन में भी आपका ये आपका एक्साइटेशन हो सकता है, आपके रिस्क फैक्टर मतलब आपके अस्थमा को बढ़ा सकता है। क्राइंग, जब आप रोते हैं तो भी आपका सांस क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चलता है, तो वो आप कंडीशन क्या होता है, इसको बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद है आपका ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट। ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट का मतलब है आपका ऐसी जगह जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो, मतलब जगह बहुत ऑक्यूपाई किया गया, तो उस टाइम में भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो भी आपका कंडीशन है कि उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देन आपका फैक्टर सच एज कोल्ड एयर, बहुत ठंडी हवाएं, एयर पॉल्यूशन, एयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो, और ड्रग, कुछ ड्रग के इन्फेक्शन से भी आपको रिस्क फैक्टर हो सकता है, आपकी ये सब आपके अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर फैक्टर सच एज कोल्ड एयर, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, इन्फेक्शन। ठीक है, तो आपका इन्फेक्शन से भी आपको अस्थमा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये आपके हैं इटियोलॉजी, मतलब ये आपके रीजंस हो सकते हैं, ये आपके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। रीजंस मतलब इससे हो सकता है और ये बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर दोनों बोल रहे हैं। मतलब इससे हो सकता है, ये आपका कॉज भी कर सकता है, और कॉज है तो ये बढ़ाने का काम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके कंडीशंस हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आपका इटियोलॉजी। और इटियोलॉजी आपका और जो चीजें हैं जिसको हम ट्रिगर्स बोल रहे हैं, ट्रिगर्स का मतलब होता है कुछ चीजें जो और ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, ट्रिगर्स मतलब जब हम किसी को, जैसे अब गन की बात करें तो गन में जो अपन दबाते हैं उसी को हम ट्रिगर बोलते हैं। ट्रिगर दबाने के बाद वो स्पीड से निकलता है, तो ऐसा चीज जिसको हम कुछ कर दें, कुछ बटन को हम प्रेस कर दें, तो वो चीजें वो क्या करता है, उस चीज को स्पीड को बढ़ा देता है, तो उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। तो ट्रिगर मतलब आपको यहीं पे हो गया कि कुछ चीजें जो आपके इस कंडीशन को और बढ़ा सकती हैं। जैसे आपके एलर्जेंस देख लिया हमने, एलर्जेंस बहुत सारे एलर्जेंस, बहुत लोगों को पॉलन ग्रेन से होता है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन, जो आपके अपर ट्रैक्ट होते हैं, मतलब आपके माउथ के बाद जो आपके ट्रैक्ट है उसमें भी अगर वायरल इन्फेक्शन है तो भी ये कंडीशन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, एक्सरसाइज, अगर आपको अस्थमा है तो आप एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, हमारा जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है वो बढ़ जाता है, सांस लेने का प्रक्रिया बढ़ जाता है, तो ये भी आपके अस्थमा को और बढ़ा सकता है। कोल्ड एयर हमने देख लिया, कोल्ड एयर भी आपका अस्थमा को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स, कुछ ड्रग होते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक बीटा ब्लॉकर होता है, एक एस्पिरिन होता है। बीटा ब्लॉकर आपने भले सुना, ऐसे नाम से नहीं सुना होगा, लेकिन जो आपके हार्ट के प्रॉब्लम में जो ड्रग यूज होता है, दिस इज अ बीटा ब्लॉकर। और आपके बीटा ब्लॉकर और कोई ड्रग है जो भी आपका
डायलेशन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका एस्प्रिन, एस्प्रिन भी आपका यहाँ पे इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर है और अस्थमा, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस हम देख लिए कि ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी सांसें और ज्यादा चलेंगी और आपको और प्रॉब्लम हो सकता है। इरिटेंट्स आपके हाउस होल्ड स्प्रे और पेंट, ठीक है। तो आपके पेंट फ्यूम्स लिखा, ये पेंट फ्यूम्स है, ठीक है। मतलब जो आपके घर में पेंटिंग होती है उसकी जो फ्यूम्स होते हैं उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उससे भी आपको क्या होता है, अस्थमा के सीवियर हो सकता है। तो ये आपके ईटियोलॉजी फैक्टर है जो और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें आपके एलर्जेंस है। आपका अपर एस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो आपका लंग्स के ऊपर का जो ट्रैक्ट है उसमें आपका वायरल इन्फेक्शन हो गया तो आपका दिक्कत करेगा। एक्सरसाइज, आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका एयर मतलब आपको उस टाइम ज्यादा एयर चाहिए रहेगा, तो आपका अस्थमा का पेशेंट है, आपको आपका एयर वैसी टाइट है, वो भी आपके कंडीशन को बढ़ा सकता है। कोल्ड एयर में भी होता है, कुछ ड्रग्स से भी होता है, स्ट्रेस और आपका इरिटेंट मतलब जो आपके पेंट्स है या आपके हाउस होल्ड जो स्प्रे है उससे भी आपको, हाउस होल्ड स्प्रे मतलब बहुत सारे स्प्रे हैं आप जो आप घर में आप यूज करते हैं, ठीक है। तो उन सब से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। डीओ है आपका, स्प्रे है आपका, जेट क्या बोलते हैं मच्छर मारने के लिए अलग से आता है, आपका कॉकरोच के लिए आता है, तो ये सब स्प्रे भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर आप अस्थमा के पेशेंट है। तो ये आपकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर हो गए। देन हम देखते हैं आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्लासिफाई कर सकते हो ड्यू टू बेस ऑफ कॉजेस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो आपका अस्थमा इज अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर ऑफ द कंडक्टिंग एयरवे दैट मोस्ट सिंपली कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। सिंपली क्लासिफिकेशन है आपका, क्योंकि अस्थमा क्रोनिक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मतलब है इम्प्लाइंग डिफाइंड एक्सटर्नल कॉजेस, मतलब आपका इसमें कोई ना कोई कॉजेस होगा ही। जैसे हम अभी कुछ देर पहले पढ़े आपका इटियोलॉजी, इटियोलॉजी ही कॉजेस है आपके, तो वो सब कॉजेस हो सकते हैं। तो उसके कारण जब आपको अस्थमा होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा। अगर इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो व्हेन नो पॉजिटिव एजेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब आपको अस्थमा तो हो जाएगा लेकिन आपको पॉजिटिव एजेंट आइडेंटिफाई नहीं होगा, तो उस कंडीशन को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट होगा जिसके कारण से हमको अस्थमा हुआ है, और इंट्रिंसिक मतलब हमको हुआ है लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि किसके कारण हुआ है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया जिसको हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक बोल रहे हैं, ठीक है। देन आपका पैथोफिजियोलॉजी, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। पैथोफिजियोलॉजी मतलब आपका कैसे होता है, क्या रीजन होता है जिसके कारण से आपको अस्थमा होता है, ठीक है। तो होता क्या है आपका, जब हम किसी एलर्जेंस या किसी इरिटेंट के कांटेक्ट में आते हैं, एक्सपोजर टू दी एलर्जेंस और एंड इरिटेंट, मतलब किसी एलर्जेंस या किसी इरिटेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो कंडीशन क्या होता है आपका, आईजीई स्टिमुलेशन। आईजीई स्टिमुलेशन का मतलब होता है आपका इम्यूनोग्लोबिन ई, मतलब ये आपका एलर्जी रिएक्शन है। इम्यूनोग्लोबिन ई या इम्यूनोग्लोबुलिन ई का आपका स्टिमुलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो वो आईजीई, आपने आईजीई पढ़ा होगा 11th 12th, ठीक है। तो आईजीई स्टिमुलेशन से क्या होता है आपका, मास सेल डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। मास सेल डिग्रेडेशन का मतलब है, आपने पढ़ा है जब आप ब्लड पढ़े थे तो आपने उसमें कंपोनेंट में मास सेल पढ़ा है, ठीक है। तो मास सेल से आपका रिलीज होता है बहुत सारे हार्मोन, ठीक है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो मास सेल आपका क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन होने के कारण आपका क्या क्या चीज अब रिलीज हो रहा है, देखो, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रेडिकाइनिन्स और आपका ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। तो ये सब आपके हार्मोन है, ये सब आपके केमिकल्स हैं, ये आप नाम याद रखिएगा। ये आपके मास सेल से रिलीज होता है। जब आपको चोट लगता है तो भी यही सब चीजें रिलीज होता है, यही सब आपके इन्फ्लामेशन कॉज करने का काम करता है, यही सब आपका पेन, जो आपको पेन होता है वो इन्हीं के कारण होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उनके कारण। आपको जो स्वेलिंग होती है ये आपको ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, ये सब स्वेलिंग कराते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, एक मास सेल से रिलीज होने वाले केमिकल्स हैं। फर्स्ट है आपका हिस्टामिन, दूसरा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, आपका ब्रेडिकाइनिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। तो इसमें से जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है, अब हम प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करेंगे तो ये आपका क्या करेगा, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या हो जाता है कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, आपके एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जिसके कारण से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब अब एयरवे में इसने क्या किया, अपना एक्शन ज्यादा दिखाना चालू किया। अब एक्शन ज्यादा दिखाना चालू करेगा तो अब इसके कारण क्या होता है, आपका इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है। तो अब इसमें क्या होगा, आपका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा और कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो उसी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब संकुचित हो जाना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिकुड़ जाना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंको
स्पाज्म, आपका स्पाज्म का मतलब ही कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, सिकुड़ जाना, आपके जो ब्रोंकियल मसल है वो सिकुड़ जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो हम डायग्राम में देख चुके हैं कैसे सिकुड़ जाता है, कैसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हो गया जिसके कारण से आपको जगह कम हो गया, तो सिकुड़ना ही बोल सकते हो उसको। आप सिकुड़ना का मतलब आप डायग्राम में देखिए कैसे टाइप का बना था, तो ये आपका ऐसा ऐसा बना था, तो सिकुड़ गया है आपका, ठीक है। देन तो उसके बाद आपका क्या हो गया, अब नॉन प्रोडक्टिव कफ। अब आपका मतलब कोई डिसीज ना होता है उसके कारण वाला जो प्रोडक्टिव कफ होता है वो कफ होगा आपका। मेन आपका ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और आपका पीक फ्लो वेरिएबिलिटी, मतलब आपका ब्रोंकोस्पाज्म। अब आपका एयरवे अब क्या हो गया है, टाइट हो गया, एयरवे आपका क्या हो गया, टाइट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जगह आपका कम है, जगह आपका यहाँ पे कम दिख रहा है। अब उस जगह से अगर आप एयर को ले जाना चाहेंगे तो आपको क्या क्या परेशानी हो सकता है। अब आपको जगह कम है और आपको एयर लेना है, तो आपको क्या होगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सांस खींचने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आपका क्या हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया। वीजिंग, अब आपको बहुत मेहनत करके आप सांस खींच रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, घबराहट होगा, ठीक है, अजीब सी फीलिंग आएगी, चेस्ट टाइटनेस लगेगा आपको। उसके बाद आपको पीक फ्लो वेरिएबिलिटी, मतलब आपका जो एयर का पीक फ्लो होता है वो आपको वेरिएबल होते जाएगा, एकदम ज्यादा आपको खींचना पड़ रहा है, एकदम ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो वो आपको क्या हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस है तो ये आपके एक पूरा चार्ट है जिसके थ्रू आप पूरा बता सकते हो कि आपका किसी भी चीज से हम एक्सपोज हुए, मतलब एनर्जी से एक्सपोज हुए, इरिटेशन से एक्सपोज हुए, इस तरह से हमारे बॉडी में IgE स्टिमुलेट हुआ, दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है, टाइप ई इम्यूनोग्लोबुलिन क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ या स्टिमुलेट हुआ, जिसके कारण से आपका जो मास्ट सेल है वो डिग्रेडेट हुआ, या मास्ट सेल आप बोल सकते हो मास्ट सेल डिग्रेडेट होना या मास्ट सेल एक्टिवेट होना, जिसके कारण से आपके चारों केमिकल्स रिलीज हुए। उसमें से जो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन है उसने क्या किया, आपके एयरवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दिया, जिसके कारण से आपका उसमें क्या क्या हो गया, आपका म्यूकस सिक्रेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया और ब्रोंकोस्पाज्म हो गया। और ब्रोंकोस्पाज्म या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या आपका जो ब्रोंकियल मसल उसमें सिकुड़न के कारण आपका जो टाइटनेस, आपका एयर लेने में प्रॉब्लम, इनहेल एक्सहेल करने में प्रॉब्लम हुआ, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अस्थमा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी जिसके कारण से आपको अस्थमा होता है, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या हम सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम। द प्रिंसिपल सिम्टम्स ऑफ अस्थमा आर वीजिंग, अटैक्स एंड एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखने, आपको अस्थमा में सिम्टम्स क्या क्या दिखे, वीजिंग, ठीक है, घबराहट के साथ सांस, आपका अटैक, मतलब कभी भी अचानक से अटैक, अटैक का मतलब होता है अचानक से आपका नॉर्मल चल रहा है आपका हार्ट एयरवे, अचानक से आपका वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसके कारण आप सांस लेने में बहुत तकलीफ होगा। उसके बाद आपका एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रुक रुक के आपको क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा या कमी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका टिपिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग, ठीक है। तो अब आपको देखिए, आपको अजीब टाइप का घरघराहट या आता है फीलिंग ना, जैसे अपन सांस लेते हैं तो अपन अच्छे सांस लेते हैं तो आपको आवाज आता है, तो उसको हम भी वीजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चेस्ट टाइटनेस, आपको चेस्ट आपको टाइट टाइट लगेगा, ब्रेथलेसनेस, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और आपको साथ में खांसी भी होगा। तो ये आपके क्या एक टाइप के आपके सिम्टम्स होंगे, ठीक है, ये तीसरे क्लिनिकली सिम्टम। इन सम इंटेंशन आपका जो क्या क्या होता है, कफ मे बी द ओनली सिम्टम, ठीक है। तो कभी कभी आपके क्या कंडीशंस हो सकते हैं कि जो आपको कफ ही बस है, आपके सिम्टम्स हो सकते हैं, सिर्फ कफ आपको हो रहा है तो भी आपको सिम्टम हो सकता है, ठीक है। कफ विथ और विदाउट म्यूकस प्रोडक्शन, कफ मतलब आपका सूखा खांसी हो सकता है, गीला खांसी भी हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं विथ और विदाउट म्यूकस प्रोडक्शन। तो आपका अगर म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम गीला खांसी बोलते हैं, नहीं हो रहा तो आपको सूखा खांसी बोलते हैं। तो ये आपके सिम्टम्स हो गए। आपका एक्सपायरेशन रिक्वायर्स एफर्ट एंड बिकम प्रोलॉन्ग, तो ठीक है, आप जब सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको लंबा टाइम तक, मतलब आप जितना नॉर्मली खींच लेते हैं उससे आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और कम आपका जो एयर है वो जाएगा। तो ये कंडीशन भी आपको बता सकता है कि आपको अस्थमा हो सकता है करके, ठीक है। एज द एक्सर्वेशन प्रोसेस आप प्रोग्रेस, ठीक है, एक्सर्वेशन प्रोग्रेस मतलब आपको बहुत स्पीड से, ठीक है, आपका डायफोरेसिस
टैकीकार्डिया, ठीक है। डायफोरेसिस टैकीकार्डिया भी आपके, टैकीकार्डिया का मतलब होता है आपका हार्ट रेट बढ़ना, ठीक है। तो हार्ट रेट का भी आपका कंडीशंस हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपके हो सकते हैं। उसके बाद है आपका डायफोरेसिस, मतलब आपका जो स्मेलिंग कंडीशन को भी हम बोलते हैं कई बार, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है आपका टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया बता चुका हूं, जब आपका जो हार्ट का रेट है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। डायफोरेसिस में आपका कंडीशन क्या होता है, आपको ज्यादा पसीना आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आपका वाइडनेट पल्स प्रेशर में ऑकर, आपका जो पल्स प्रेशर है वो भी आपका वाइड मतलब आपको बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट रेट बढ़ा है। में ऑकर अलोंग विथ हाइपोक्सेमिया एंड आपका सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस का मतलब होता है आपका सांस लेने में ही तकलीफ, ठीक है, सांस लेने में ही तकलीफ हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो आपके ये सब कंडीशंस हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका जब आपका हार्ट रेट बढ़ा है, हार्ट रेट बढ़ा है मतलब आपके बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपको, तो साइनोसिस का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जैसे अभी आपके ब्लड में कहा जाता है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो आपका ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपका जो ब्लड का कलर है वो रेड रेड होता है, लेकिन अब यहाँ पे कहा जाता है ब्लूनेस आ जाती है, तो आपकी स्किन भी थोड़ा ब्लू ब्लू टाइप का दिखाई देना चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन को भी हम बोल सकते हैं साइनोसिस, मतलब आपकी स्किन के कलर में चेंजेस आना। तो ये भी आपका सिम्टम्स हो सकते हैं अस्थमा के, ठीक है। तो ये आपके सिम्टम्स है अस्थमा के, ठीक है। बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिख गए, तो उसी सिम्टम्स के बेस पे हम उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि सही में मतलब वो कंडीशन अस्थमा का है या कोई और डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आप हिस्ट्री टेकिंग, मतलब आपको पूरा हिस्ट्री लेना पड़ेगा। अ कंप्लीट फैमिली इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ऑफ दिस इज एसेंशियल, मतलब आपको पूरा कंप्लीट फैमिली का, जो फैमिली का हिस्ट्री लेना पड़ेगा आपको, इन्वायरमेंटल का, आपका इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का वो उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसके कारण से आपको प्रॉब्लम। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, मतलब आप स्पेशियस जगह पे तो नहीं रहते हैं, मतलब जहाँ पे आपका ज्यादा लोग रहते हों। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपका हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इन फैमिली, किसी को अस्थमा तो नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पहले देखेंगे आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा तो नहीं है, तो उसके कंडीशन पे आपको डायग्नोस किया जाता है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, सेशनल चेंजेस, मतलब आपका जब से आपका जो सेशनल सेशन चेंजेस, मतलब आपकी जब सेशन मौसम जब चेंज होता है तब का कंडीशन। हाई पोलन काउंट, जब आपका एक कंडीशन होता है जिसमें आपके पोलन ग्रेन्स में काउंट बढ़ जाते हैं, जब आप उस समय जो नया आपका जो फूल आना है वो कंडीशन को हम बोलते हैं। मोल्ड, ठीक है। आपका क्लाइमेट, मौसम का चेंजेस कैसा होता है वो भी आपका बहुत मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंजेस हो गया तो आपका कोल्ड एयर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन, तो हम देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन तो नहीं है उस एरिया में, तो उस कंडीशन पे भी आप डायग्नोज कर सकते हैं। अब आपका ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री की बात करेंगे, तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मतलब आपका कुछ कुछ जो ऑक्यूपेशनल रिलेटेड भी होता है कि आपका स्पेशियस जो चीज़ें होती है, या आप ऐसी जगह पे तो नहीं रह रहे जहाँ सराउंडिंग में पूरे केमिकल्स फैक्ट्री है, या केमिकल्स का यहाँ आपका जैसे केमिकल फैक्ट्री के आपका धुआं बहुत निकलता है, तो ऐसी जगह पे तो नहीं है, तो वो भी आपका ऑक्यूपेशनल चीजें हो गई। कि आपका जो ऑक्यूपेशनल का मतलब है जहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए उस ऑक्सीजन की जगह किसी दूसरे एयर ने ले लिया है, क्योंकि आपका केमिकल फैक्ट्री के आसपास बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उस कंडीशन को भी हम ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री बोल सकते हैं। जो आपके मेटल्स होते हैं उनसे भी होता है, आपके सॉल्ट्स, कुछ कुछ सॉल्ट्स है उनसे भी होता है। मतलब आपके एरिया में ऐसा कुछ तो नहीं है, वुड आपके एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ तो नहीं है, मतलब आपकी लकड़ियां तो नहीं है जिनसे आपका लकड़ियों से भी क्या होता है आपको, जैसे बुरादा बोलते हैं ना, छोटे कण कण होता है उसका टुकड़ा होता है, वो भी क्या होता है उड़ता है, उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। वैसे आपका वेजिटेबल डस्ट, ये भी आपके कंडीशंस हो सकते हैं। तो इस ये भी आपको डायग्नोसिस का तरीका कि आपके एरिया में ये सब चीजें है तो नहीं। तो मेडिकेशन, कुछ कुछ मेडिकेशन से भी आपको सकते, तो आपको यही पूछा जाएगा कि आप ये मेडिकेशन मतलब जो एस्पिरिन है उसका रेगुलर यूज तो नहीं करते हैं। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल केमिकल, तो इसको हम देख लिए कि आपका भी तो आपका प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गया, बायोलॉजिकल एंजाइम जहाँ पे आपका प्लास्टिक बनता है वहाँ पे भी आपके धुएं बहुत निकलते हैं, तो वो भी आपके इन्वायरमेंट को चेंज करता है। आपके डिटर्जेंट जो होते हैं, आपके लॉन्ड्री डिटर्जेंट, उससे ही बहुत स्मेल आती है, वो भी आपके कंडीशंस होते हैं, तो वो आपके आसपास तो नहीं है, वो भी आपके आसपास तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका एनिमल्स
एंड इंसेक्ट डस्ट, ठीक है, एनिमल्स आपके, उसके बाद इंसेक्ट डस्ट, जो आपके इंसेक्ट से जो डस्ट है वो, सीरा एंड आपके कुछ सिक्रीशंस, ठीक है। तो ये कंडीशन भी बढ़ाने का काम करता है, या आप बढ़ाने का काम का मतलब है कि ये सब कंडीशन आप देखेंगे जब आप डायग्नोज करने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक हिस्ट्री हो गई, मतलब आपको उस जो जिस पर्सन का आप डायग्नोज करने की कोशिश करें उस पर्सन की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, उसके आसपास का माहौल जानेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि उसको कौन सा कंडीशन है, उसके बाद आप उसको आगे फ्यूचर के लिए आप भेज सकते हैं, ठीक है, उसके आप फ्यूचर के लिए भेज सकते हैं कि क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस है, कुछ कुछ कंडीशंस है जो आपको डायग्नोज करना है, जिससे आपको आप पता लगा सकते हैं कि उसको अस्थमा कंडीशन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सारे कंडीशन, आपके डायग्नोसिस कंडीशंस है जिसको देख के हमको पता लगाना है। देन हम बात करते हैं अब डायग्नोसिस, अब कुछ कुछ डायग्नोसिस जो फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब आप फिजिकल एग्जामिनेशन, वो आपका पिछला जो डायग्नोसिस हो गया वो क्या हो गया, हिस्ट्री बेस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे, मतलब आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, तो पिछला आपका क्या था, ये आपका हिस्ट्री टेकिंग था, ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है। मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है आपका कि आप फिजिकली कैसे एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिन करेंगे कि उसको अस्थमा हो सकता है, ठीक है। विजिंग ऑल ओवर दी लंग्स, मतलब विजिंग मतलब आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, आपको घरघराहट, मतलब आप सुनेंगे कि आपको पूरे लंग्स में कहीं पे आपको घरघराहट की आवाज तो नहीं आ रही है। तो घरघराहट की आवाज कब आती है, जब आपका जो सांस लेने में जो दिक्कत होता है ना, तो उसके कारण से आपको घरघराहट होती है, तो उसको हम सुनते हैं, ठीक है, उसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका ब्रेथलेसनेस एंड कफ, जो आपको खांसी आती है, जो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको कंडीशन भी हम देखेंगे कि किस कारण से आपको हुआ है। उसके बाद आपका साइनोसिस, तो साइनोसिस का मतलब भी हमें बता दिया कि आपके जो स्किन है उसके कलर में कुछ चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसके कारण से आपके बॉडी में या आपके स्किन में कलर चेंजेस ऑकर्स हो सकते हैं। तो वो कंडीशन भी आप डायग्नोज, वो कंडीशन से भी आप डायग्नोज कर सकते हैं कि अस्थमा की कंडीशन हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंप्लीट डायग्नोसिस, ठीक है, ये आपके हो गए कंप्लीट डायग्नोसिस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपकी क्या क्या कंडीशंस है जिससे हम पता लगा सकते हैं, मतलब अब ये आपका सही में पता लगाएंगे कि आप जब आपको कुछ टेस्ट करेंगे उससे हमें पता लग जाएगा कि आपको अस्थमा है कि नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे आपका कुछ कुछ आपका इन्वेस्टिगेशन आपका प्रोसीजर होता है, जैसे आपका लंग फंक्शन आपका टेस्ट, ठीक है, या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, तो सो वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन, तो इसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो इसमें आपको क्या होता है, जो आपका एयर फ्लो का जो लिमिटेशन है वो वेरी करते जाता है, ठीक है। बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपका एयर जो फ्लो हो रहा है उसमें कितना वेरिएशन आपको मिल रहा है, नॉर्मल से कंपेयर करेंगे, फिर आपका कंडीशन से कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको क्या चेंजेस आ रहा है, क्या वेरिएशंस आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ब्लड टेस्ट, सो इंक्रीज द नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स इन दी पेरिफेरल ब्लड, ठीक है। तो इओसिनोफिल का जब हम देखेंगे तो इसमें आपका कंडीशन जो मैं पहले बताया था जब आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा था, कि उस कंडीशन में आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसी प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण आपका जो इओसिनोफिल होता है, जब हम बात करते थे व्हाइट ब्लड सेल में, ठीक है, तो उसमें आपका 3 अलग अलग कंडीशन होते थे, बेसोफिल, इओसिनोफिल, तो उसी में से आपका जो इओसिनोफिल है उसका काउंटिंग हम देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है आपके ब्लड में, ठीक है, इओसिनोफिल का काउंटिंग बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ है। स्पुटम टेस्ट का मतलब होता है आपका जो आपके खांसी के समय में जो आपको म्यूकस आता है उसी को हम स्पुटम बोलते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स इन द स्पुटम इज मोर यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल, ठीक है। तो जब आप स्पुटम आपका आता है तो उस कंडीशन पे जब आपको ज्यादा नंबर में आपको इओसिनोफिल्स दिख गया तो ये आपका क्या हो गया, यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल है फॉर अस्थमा, ठीक है। तो स्पुटम टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन पर्पस होता है, जिससे हम या लैब पैथोलॉजी पर्पस होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अस्थमा आपको है कि नहीं है। उसके बाद स्किन टेस्ट, तो हम स्किन टेस्ट का मतलब है यहाँ पे स्किन प्रिक टेस्ट, मतलब यहाँ पे हम एलर्जीज का टेस्ट करते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी तो नहीं है, तो हम उसको स्किन के थ्रू देखते हैं।
अब हम क्या एलर्जन टेस्ट आप डायरेक्ट नोज में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसी प्रॉब्लम है, आप उसको नोज में टेस्ट करोगे तो आपको और प्रॉब्लम हो सकता है। उसको हम स्किन में टेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको अगर स्किन में प्रॉब्लम होगा तभी आपको उसको एयर में भी प्रॉब्लम होगा। तो स्किन प्रिक टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड इन ऑल केसेस ऑफ अस्थमा टू हेल्प आइडेंटिफाई एलर्जिक कॉज। ठीक है, तो जो एलर्जिक आपका चीजें हैं जो जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, जो हमने पिछले में देखा क्या क्या लिस्ट में बना हुआ था, उस चीजों को हम क्या करते हैं स्किन में आपका टच करके देखते हैं कि इससे आपके स्किन में तो कोई एलर्जी नहीं हो रही है। तो उसके थ्रू भी हम ये आपका सभी मतलब जितने भी आपको पेशेंट मिलेंगे अस्थमा के जिनको मतलब डायग्नोज के लिए आए होंगे, उनमें हम ये टेस्ट आजमा कर देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्किन टेस्ट। तो आपके स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो एलर्जीज रहते हैं उसको आपके बॉडी से आपके स्किन से टच करा कर देखा जाता है। जो आपका सबसे सेंसिटिव स्किन होता है उसमें आपका कंडीशन देखा जाता है कि आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आपको इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि आपको अस्थमा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप का एक्सरे होता है। एक्सरे से भी हम मतलब आप कुछ भी डायग्नोसिस करोगे तो आपको एक्सरे दिखेगा, जिसमें आपको फैला हुआ या सिकुड़ा हुआ या कैसा कंडीशन का आपको जो चेस्ट का जो आपका एक्सरे मिलेगा वो आपका किस कंडीशन का है, उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं। ये आपका नॉर्मल एक्सरे है कि आपका, अब उसमें क्या होता है जो आपका एयरवे रहता है, एयरवे में आपको स्पेस कम दिखेगा, बहुत सारे कंडीशन है जो आपको एक्सरे के थ्रू दिखता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल एक्सरे हो गया। इसमें आप जैसे आपका एयरवे कुछ जो आपका एक्सरे होता है जो आप अच्छे से वो करेंगे, जब आप एग्जामिन करेंगे तो आपको एयरवे भी आपको मोटाई या आपको थिकनेस या इन्फ्लेमेशन भी दिखाई देगा। तो इसके लिए भी आपका अलग अलग एक्सरे होता है। तो इस कंडीशन के लिए आपका नॉर्मल एक्सरे, जिसको सिर्फ बताने के लिए डाला गया है कि आपके एक्सरे से भी आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका इसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस के लिए क्या क्या चीजें, अगर आपको डायग्नोस करने तो क्या क्या चीजें जरूरी हो सकती है। तो आपका एपिसोडिक और क्रोनिक सिम्टम्स ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपका एपिसोडिक या क्रोनिक, आपको एपिसोडिक भी हो सकता है कि आपको रुक रुक के आ जा रहा है, उसको 2 दिन बाद आ रहा है, या तो 1-1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, ऐसा मतलब ये एपिसोडिक हो जाता है। ठीक है, या क्रोनिक सिम्टम, तो क्रोनिक मतलब आपको होता ही है। ठीक है, आपको एयरनेस मतलब एयर लेने में प्रॉब्लम होता ही है, तो उसको हम क्रोनिक बोल देंगे। विथ मतलब ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, अब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हो गया रुकावट। ठीक है, तो ब्रेथलेसनेस, ठीक है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी जिसको हम ब्रेथलेसनेस बोल रहे हैं। कफ खांसी भी होगा, वीजिंग जिसको हम बोलते हैं घरघराहट, आपका एंड चेस्ट टाइटनेस, तो घरघराहट भी होगा और आपको चेस्ट में टाइटनेस भी फील होगा। तो ये आपके कंडीशंस है जो आपका डायग्नोसिस के लिए एसेंशियल, मतलब ये सब कंडीशंस होगा तभी आपका डायग्नोसिस हो पाएगा। ठीक है, सिम्टम्स फ्रिक्वेंटली वर्स एट नाइट। ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग मतलब आपका जब सोने के टाइम पे रहता है, मतलब अर्ली वर्स एट नाइट मतलब आपका रात में, और जब एकदम सुबह सुबह उठते हैं तो ये कंडीशन क्या होते हैं, ज्यादा वर्स होते हैं, मतलब वर्स्ट होते हैं, ज्यादा आपका बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन एंड डिफ्यूज विजिंग ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन मतलब आपका जब आपको नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करा के देखेंगे, उसमें आपका जो नॉर्मल पर्सन होता है फिजिकल एक्टिविटी करेगा और एक अस्थमा पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी करेगा, दोनों के ब्रीदिंग में बहुत अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे, तो उसके थ्रू भी आपको डायग्नोसिस किया जा सकता है। उसके बाद आपका लिमिटेशंस ऑफ एयर फ्लो ऑन पल्मोनरी फंक्शनल टेस्टिंग। तो ठीक है, आपको टेस्टिंग जब किया जाएगा तो आपको लिमिटेशंस में एयर फ्लो कराया जाएगा, तो उससे आपको पता लगा, अगर आप उसको ज्यादा अमाउंट में एयर फ्लो कराएंगे तो आपको वो सिम्टम्स नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर फ्लो दिया जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एयर फ्लो को लिमिटेड कर देते हैं, जिसके कारण से आपको जब पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग हो रहा होगा उस समय पता चल जाएगा कि आपको कंडीशंस कैसे हैं। उसके बाद आपका कंप्लीट और पार्सली रिवर्सिबली ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको कंप्लीटली या आपका पार्सली रिवर्सिबिलिटी ऑफ एयर फ्लो, तो आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होता है, या तो कम होता है या तो कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, आइदर स्पॉन्टेनियसली और फॉलोइंग ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडायलेटर मतलब आपका अस्थमा का कंडीशन क्या हो गया, आपका अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, मतलब आपका जो ब्रोंकियल मसल है वो सिकुड़ जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसा कोई ड्रग देंगे जो उसको डायलेट करें। तो ब्रोंकोडायलेटर का यूज करके भी हम थेरेपी मतलब डायग्नोस कर सकते हैं कि आपका, अगर हम ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हैं तो आपको सांस लेने में, देखिए अगर सांस लेने में प्रॉब्लम है तो तरीका है कि अगर हम ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हैं तो आपको अब तकलीफ तो नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रहा है मतलब आपके ब्रोंकियल में क्या होगा, स्पाज्म होगा, जिसके कारण से आपको तकलीफ हो रहा है। तो जब हम एक ड्रग दे दिए जो ब्रोंको
डायलेटर है, आपके ब्रोंकियल मसल को डायलेट कर रहा है, फैला रहा है, तो हमको समझ आ जाता है कि आपको डिसऑर्डर हो गया, जिसमें आपको ब्रोंकियल जो है आपका स्पाज्म हो गया, तो ड्रग देने के बाद वो डायलेट हो गया, फैल गया, जिसके कारण से अब आप अच्छे से एयर फ्लो कर पा रहे हैं। तो ये भी आपका इसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसेंशियल कुछ चीजें होती हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब अब हम मेडिकली कैसे मैनेज करेंगे कि अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपका द गोल्स ऑफ अस्थमेटिक, आपका अस्थमा मैनेजमेंट, ठीक है। अचीव एंड मेंटेन कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स, जो आपको सिम्टम्स मैंने पहले बताया है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो भी आपका मैनेज हो जाएगा। मतलब ऐसे ज्यादा जगह में नहीं जाएंगे जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, ठीक है, तो वो सब सिम्टम्स है, तो उसको हम अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी जगह पे ना रहे जहाँ ज्यादा पॉल्यूशन हो, ठीक है, जहाँ ज्यादा आपका केमिकल फैक्ट्री हो, वैसे जगह पे ना रहे, तो वो भी आपका क्या हो गया, टाइप का मैनेजमेंट हो गया। प्रिवेंट अस्थमा एक्सर्वेशन, ठीक है। प्रिवेंट अस्थमा एक्सर्वेशन मतलब आपको जब तीव्र गति से सांस, मतलब ऐसे जगह पे आप ना जाए जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सांस, मतलब मेहनत करना पड़े सांस लेने के लिए, ऐसी जगह पे ना जाए, तो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। मेंटेन पल्मोनरी फंक्शन as close to normal as possible, ठीक है। जो आपकी पल्मोनरी फंक्शन है, मतलब ऐसा कुछ काम ना करिए जब जिस कंडीशन पे आपको ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ रही हो, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादा भाग रहे हैं तो भी आपको ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो कंडीशंस ना आए तो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अवॉइड एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम अस्थमेटिक मेडिकेशन, मतलब आप ऐसा मेडिकेशन मत ना ले जिससे अस्थमा बढ़ जाए, मतलब जिससे ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, ऐसे आप ड्रग ना ले पाए जिसका एडवर्स इफेक्ट ही हो अस्थमा को, उस ड्रग को आप ना ले, उसको अवॉइड करें, तो भी आपका मेडिकल मैनेजमेंट हो गया या अस्थमा का मैनेजमेंट हो गया। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ इरिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशंस, ठीक है। तो आपका जो इरिवर्सिबल एयर फ्लो है, ठीक है, उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट मतलब आपका इरिवर्सिबल एयर फ्लो, मतलब आपका जो रिवर्स नहीं हो सकता, आपका एयर फ्लो कंटिन्यू 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 हो रहा है, उस कंडीशन को भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका क्या हो गया, अगर आपको ज्यादा एयर मिल रहा है, मतलब जो आपका रिवर्सिबल नहीं है, तो वो भी आपका क्या करेगा, आपके रिस्पॉन्सिवनेस, आपके मसल्स के रिस्पॉन्सिवनेस, मसल स्मूथ मसल जो आपके ब्रोंकस में रहता है, उसके रिस्पॉन्सिवनेस को आपको बढ़ा देगा। प्रिवेंट अस्थमा मोर्टेलिटी, ठीक है। तो अस्थमा मोर्टेलिटी आप प्रिवेंट वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, मतलब अस्थमा के कारण भी आपके डेथ होते हैं, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं आप पॉजिटिव जो आपके कॉज है उसको प्रिवेंट करके। रीएश्योर द पेशेंट एज एंजाइटी वर्सन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब आपके जो पेशेंट है जिसको अस्थमा है उसको आप सलाह दे सकते हैं कि आप ज्यादा स्ट्रेस मत लिया कीजिए, आप ज्यादा डरा मत कीजिए, आप डरेंगे तो भी आपका सांस में दिक्कत होगा, ठीक है। मतलब ऐसे चीजों को वो मत करिए जिससे आपको डर लगता हो, तो वो सब चीजों से आप दूर रहेंगे तो भी आप बच सकते हैं, ठीक है। कीप द पेशेंट इन अपराइट पोजिशन, मतलब अपराइट पोजिशन पे होने चाहिए हमेशा। आपका जो सांस, मतलब वो सर है ऊपर ही है, तो आपका जो चेस्ट है, तो ये कंडीशन, यही कंडीशन आपका, मतलब जब आपको अस्थमा हुआ है तो ये कंडीशन बेटर रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका आप अपराइट पोजिशन पे होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट ऑक्सीजन 50 to 60% इनिशियली, कंटिन्यू टिल द पेशेंट इज बेटर एंड नॉट डिस्फोनिक, मतलब जब अगर किसी को आपको लग रहा है देखिए कि इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके ऑक्सीजन 50 से 60% स्टार्टिंग में दे सकते हैं उसको, ठीक है। आपका नेबुलाइजर के थ्रू भी दे सकते हैं, आपका उसको यूज करके भी आप जब तक देंगे जब तक वो पेशेंट अच्छे से, मतलब नॉर्मल सांस न ले, मतलब प्रेशरी सांस ले रहा है तो वो कंडीशन आपका अस्थमा का हो गया। जब तक हम उसको ऑक्सीजन देंगे, जब तक वो नॉर्मली सांस ना, मतलब लेना चालू ना कर दे, तब तक हम उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन देते जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपके मेडिकल मैनेजमेंट का। कुछ और है आपके, जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे, आपका नेबुलाइज्ड विथ, अब वो एक नॉर्मल नेबुलाइजेशन होता है, एक आपका ड्रग के साथ, तो नेबुलाइज्ड विथ सॉल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन फॉर इमीडिएट रिलीफ, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा अटैक आया है, मतलब एकदम ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको नेबुलाइज कर सकते हैं सॉल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन से, ठीक है। तो ये आपका नेबुलाइज होता है, तो ये आपका कंडीशंस होते हैं, उसके पास स्प्रे भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका नेबुलाइजर मशीन भी आता है, उसके थ्रू भी आप सॉल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन दे सकते हैं। सॉल्ब्यूटामॉल आपका 5 mg 1 ml विथ 1 ml नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो 1 ml आप सॉल्ब्यूटामॉल डालेंगे और 1 ml उसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, तो उस मिक्सर को आप मशीन में डाल देंगे, नेबुलाइजर मशीन में, उससे आपको जो भाप मिलेगा उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। रिपीट डोज एट 15 मिनट, ये आपको डोज को रिपीट करना है 15 मिनट तक, इफ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी फर्स्ट आवर, ये मतलब ये आपका
यदि आपको जरूरत है तो आप इसको 15 मिनट तक कर सकते हैं, जो आपको 1 घंटे को जो घंटा है 15 मिनट, उसके बाद आप उसको, हो सकता है अगर आपको कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे डोज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हावरली फॉर नेक्स्ट फ्यू हावर्स टिल ब्रोंकोस्पाज्म इज कंट्रोल, ठीक है। तो कुछ घंटे बाद वो अपने आप में, मतलब ये सब करने के बाद वो अपने आप में क्या हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म जो है क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, मतलब आपका डायलेशन थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है। कुछ आपके थेरेपी है जैसे एंटीबायोटिक, अगर आपको लग रहा है कि अस्थमा आपको इन्फेक्शन के कारण हो तो आप एंटीबायोटिक थेरेपी ले सकते हैं, मतलब एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड म्यूकोलाइटिक्स, मतलब आप हाइड्रेशन भी आपको बढ़ाना है। म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स मतलब आपके म्यूकस का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, तो हम ऐसा एजेंट देते हैं जो म्यूकस फॉर्मेशन को कम करे, इसीलिए हम उसको म्यूकोलाइटिक्स बोलते हैं, जो आपके म्यूकस को लाइटिक तोड़ने का काम करता है, मतलब आपको कम रिलीज करवाता है म्यूकस, तो उससे भी आप, ये भी आपका क्या हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, मतलब आप नेबुलाइजर का यूज कर सकते हो, नेबुलाइजर में आपका एस्थेटिक जो आपका पंप बोलते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट। अब आपका प्लानिंग एंड गोल्स, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट तो हो गया आपका। अब प्लानिंग एंड गोल्स मतलब आप क्या क्या चीजें कर सकते हो जो पेशेंट को ठीक करने के लिए, या आपका जो उसके जो अस्थमा है उसको प्रोलॉन्ग मतलब उसके सिम्टम्स को प्रोलॉन्ग कर सके, या आपका जो क्या बोलते हैं, क्योंकि हम मतलब कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते अस्थमा को, उसको हम सिर्फ ओवरकम कर सकते हैं कुछ ड्रग से या कुछ मैनेजमेंट के थ्रू, तो उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस कंडीशन को कैसे बेटर कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए, ठीक है। तो आपका क्या क्या है, द मेजर गोल्स फॉर द पेशेंट में इंक्लूड स्मोकिंग सीजेशन, मतलब आप जो पेशेंट स्मोक कर रहा होगा उसको भी छोड़ देना है, और उस पेशेंट के आसपास में स्मोकिंग कंडीशंस भी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको ऐसे जगह रखना है जहां पे आपको स्मोकिंग ना हो रहा हो। इम्प्रूव गैस एक्सचेंज, मतलब आप उसको घेर के ना खड़े हो जाएं, ठीक है, क्योंकि घेर के खड़े होंगे मतलब उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तो उसको हम खुला छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए, एक्सचेंज कर पाए। एयरवे क्लियरेंस, ये भी आपको वही हो गया कि आपका एयरवे क्लीन हो जाए, ठीक है। इम्प्रूव ब्रीदिंग पैटर्न, आपका उसको इम्प्रूव ब्रीदिंग पैटर्न, तो आपको जो बताया अपराइट पोजीशन, एक अपराइट पोजीशन पर रखने से आपका ब्रीदिंग पोजीशन इंप्रूव हो जाता है। इम्प्रूव एक्टिविटी टॉलरेंस, मतलब आपकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है, जो आपको टॉलरेट कर सकते हैं उस चीज को आप इंप्रूव कर सकते हैं। कोई ना कोई आपकी थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी होती है अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी, तो उसके थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हैं आपके टॉलरेंस की एक्टिविटी को, ठीक है। मैक्सिमम सेल्फ मैनेजमेंट, तो आपको सेल्फ मैनेजमेंट बता दिया कि आपको जैसे ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो, केमिकल्स वाली जगह पे जहाँ पे आपका धुआं बहुत निकलता हो, वैसी जगह पे आपको नहीं जाना, तो आप मैक्सिमम सेल्फ मैनेजमेंट, जो आपका सेल्फ मैनेजमेंट है वो आप खुद से कर सकते हैं। इम्प्रूव कॉपिंग एबिलिटी, ठीक है। आपका जो कॉपिंग एबिलिटी का मतलब होता है, आपका कॉपिंग एबिलिटी मतलब आपका जो क्या बोलते हैं हम, एक प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, मतलब मुकाबला करने का एक होता है जिसको हम कॉपिंग एबिलिटी, तो हम क्या बोलते हैं, अपनी जो मुकाबला करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अधेरेंस टू दी थेरापेटिक प्रोग्राम, होम केयर एंड एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो आप ऐसी चीज से जुड़ जाएं जहाँ पे आपके थेरेपेटिक प्रोग्राम्स होते होंगे, उस चीज से आप जुड़ जाएं, ठीक है। होम केयर एंड एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है उसको एब्सेंस कर सकते हैं आप, ऐसे चीजों से जुड़ जाए जहाँ पे आपका बहुत सारे आपके टीवी शोज आते हैं जिसमें आपको ये सब मेडिकल मैनेजमेंट सिखाया जाता है, तो आपको अस्थमा का भी ऐसे आता है चैनल, तो उसमें भी आप उस चीज से जुड़ के आप उस चीज को मैनेज कर सकते, तो आप घर बैठे भी इस चीज को कर सकते हैं। तो ये आपके गोल्स हैं जो आपको अस्थमा पेशेंट से, मतलब क्या आप कर सकते हैं कि हम अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, डिसीज होते हुए भी। तो ये आपके प्लानिंग एंड गोल्स हो गए। एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है उतना ज्यादा, ठीक है। ये आपके कुछ डायग्नोसिस, इम्पेयरमेंट गैस एक्सचेंज हो सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बोलते हैं, ठीक है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एयर ट्रैपिंग, ठीक है। आउटकम्स क्या हो सकते हैं, डिक्रीज इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी विजिंग, ठीक है। तो आपका जो गैस का इम्पेयर्ड एक्सचेंज है उसको हम एयर को कंट्रोल में रखेंगे, आपको जितना एयर चाहिए हम उतना आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको कमी हो रही है क्योंकि आपको अस्थमा है, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा आपका जो गैस है वो प्रोवाइड कराएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी विजिंग जो है कम हो जाएगा,
ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% आपका हो गया, ठीक है। पीएच आपका 7.35 टू 7.45, ये आपके म्यूकस से रिलेटेड पीएच है, ठीक है। यूजुअल स्किन कलर, आपका स्किन कलर जो है यूजुअल हो जाएगा, क्योंकि हम गैस एक्सचेंज को क्या कर दिए हैं, इक्वलिटी में ला दिए हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपको गैस एक्सचेंज का इम्पेयरमेंट था उसको हम ठीक कर दिए हैं, तो आपका स्किन कलर जो साइनोसिस हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। डिक्रीजिंग ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ, जो आपका ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव कफ हो रहा है वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके डायग्नोसिस कंडीशन हो सकते हैं जो नर्सेस के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका अस्थमेटिक पंप होता है, ठीक है, जिसके जिसके थ्रू भी आप, इसमें भी आपका ड्रग ही भरा रहता है जो आपके ब्रोंकियल को क्या करता है, ब्रोंकियल मसल को डायलेट करने का काम करता है, ठीक है। ये जैसे आपका कंडीशंस होता है कि आपका जो, ये आपका पूरा क्या हो गया है, आपका स्पाज्म हो गया, ठीक है, ब्रोंको स्पाज्म, ठीक है। तो ये आपका जो एयर, आप जब ये ड्रग लेंगे तो ये आपका जो कंडीशंस है वो आपका, भले इसमें आपका इन्फ्लेमेशन रहेगा लेकिन ये क्या करेगा, जगह को ऐसे बढ़ाने का काम कर देता है, ठीक है। इस आपका तो स्पाज्म तो रहेगा ही, मतलब इन्फ्लेमेशन रहेगा, लेकिन जगह को बढ़ा देगा, जिसके कारण से आपका एयर भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और आपको सांस अच्छे से आप ले पाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस होता है इस आपका अस्थमेटिक पंप के थ्रू, ठीक है। देन आपका दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर अस्थमा, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर फॉर अस्थमा की बात करेंगे तो आपका अस्थमा इज नॉट अ टोटली प्रिवेंटेबल डिसीज, मतलब इसको आप कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते। हाउ एवर द पर्सन शुड टेक प्रिकॉशन फ्रॉम एलर्जन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एंड हाउस होल्ड एक्सपोजर, ठीक है। मतलब आपका अस्थमा जो होता है आपका टोटली प्रिवेंटिव, आप प्रिवेंटिव डिसीज, मतलब आप इसको कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को प्रिकॉशन में रख सकते हो। जब आप, मतलब एलर्जन से जब आप घर में रह रहे हो या आप भीड़ में जा रहे हो तो एलर्जन से आप अपने आप को आपका प्रिकॉशन रख सकते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप बच सकते हैं उसके मेजर अटैक से, ठीक है। यूज ऑफ फेस मास्क, आप ज्यादा से ज्यादा फेस मास्क का यूज करिए, ठीक है। तो इसमें होगा आप फेस मास्क लगा के घूमेंगे तो आपको एलर्जेंस भी आएंगे, तो आपका जो फेस मास्क है उसको क्या कर लेगा, अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। अवॉइड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन as much as possible, ठीक है। तो आपके जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उससे भी अवॉइड करिएगा, मतलब वो ना हो पाए, ठीक है। और आपका जो मेजर थिंग है आपका जो अस्थमा के लिए है वो आपका अवॉइड स्मोकिंग एंड स्मोकिंग एनवायरनमेंट, ना आप स्मोकिंग करिए ना आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे आपका स्मोकिंग होता है। अवॉइड पेसिव स्मोकिंग, ठीक है। पेसिव स्मोकिंग का मतलब यही होता है जिसको हम बोलते हैं बाईपास स्मोकिंग, ठीक है। मतलब ऐसी जगह पे ना जाए जो दूसरे आपका स्मोकिंग कर रहे हो तो उसका भी आपका जो गैसेस है, मतलब जो आपके एयर है वो आपके अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन से भी आप बच के रहिए। तो ये आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फॉर अस्थमा के लिए, ठीक है। अब उसको और क्या क्या कंडीशंस है आपके जो प्रिवेंशन है उसके लिए और क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हैं। यू कैन रिड्यूस अस्थमा सिम्टम्स बाय अवॉइडिंग नो ट्रिगर्स एंड सब्सटेंस दैट इरिटेट द एयरवे। तो आपने जो ट्रिगर हम पढ़े हैं, कुछ देर पहले ट्रिगर्स हम पढ़े हैं, उस चीज को आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। मतलब आपको पता चल गया कि इसके कारण से हो रहा है तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, वो जगह पे नहीं जा सकते, मतलब नहीं जाएंगे जहाँ पे स्मोकिंग होता होगा। तो ये सब क्या आपके कंडीशंस हैं। उसके बाद आपका कवर बेडिंग विथ एलर्जी प्रूफ केस, आपका केजिंग टू रिड्यूस एक्सपोजर टू डस्ट माइट्स, ठीक है। तो जो आपका बेडिंग कंडीशन है उसको भी आप एलर्जी प्रूफ रखेंगे, आपको ज़्यादा धूल ना हो उसमें, ठीक है। तो वो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव कारपेट फ्रॉम बेडरूम एंड वैक्यूम रेगुलरली, ठीक है। उसको आपको जो कारपेट होता है उसमें आपके धूल बहुत जमते हैं तो उसको आप कंप्लीटली रिमूव करके वैक्यूम से अच्छे से उसको साफ करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका प्रिवेंशन का तरीका हो गया। यूज ओनली ऑर्डरलेस डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग मटेरियल इन दी होम, ठीक है। तो आप ऐसा डिटर्जेंट यूज करेंगे जो आपका ऑर्डरलेस हो, ठीक है, मतलब जिसमें से स्मेल ना आता हो। ये भी आपका कंडीशन है। आप क्लीनिंग मटेरियल्स जो आपके होते हैं वो आपका ऑर्डरलेस हो, तो उससे भी आपको प्रिवेंशन, आप प्रिवेंटिव मेथड कर सकते हैं। कीप ह्यूमिडिटी लेवल लो एंड फिक्स लीक्स टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज मोल्ड, ठीक है। तो आप अपने जो घर का ह्यूमिडिटी है उसको भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि आपका जो मोल्ड का ग्रोथ ना हो, मोल्ड से भी आपको एलर्जी होती है। तो ये सब कंडीशन से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर अस्थमा पेशेंट, ठीक है। तो अस्थमा पेशेंट अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं ये सब मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है आपके कुछ कुछ जो चीजें हैं, जैसे आपका
टोबैको स्मोक। इस सब चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। जो आपका मतलब दोनों कंडीशन है, घर में जो यूज़ करें वो भी ना करें, आप भी ना करें। टोबैको, एलिमिनेट टोबैको स्मोक फ्रॉम दी होम, ठीक है। दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ फैमिली कैन डू टू हेल्प अ चाइल्ड विथ अस्थमा। फैमिली मेंबर्स एंड visitors who smoke outside carry smoke residue inside on their cloth or hair. This can trigger asthma symptoms। मतलब जो अगर आपके घर में कोई टोबैको कंज्यूम कर रहा है तो वो आप करे, ठीक है, करे बात की बात, लेकिन वो आपके सामने ना करे, मतलब अस्थमा पेशेंट के सामने ना करे। कोई बाहर से आ रहा है वो भी अगर स्मोक करता है तो वहाँ आपके बीच में रह के ऐसा ना करे। तो आपका कंडीशन है जो आपको प्रिवेंटिव मैकेनिज्म दे सकता है, ठीक है। पर्सन्स विथ अस्थमा शुड आल्सो अवॉइड एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जहाँ है वहाँ ना जाए। इंडस्ट्रियल डस्ट से दूर रहें और इरिटेटिंग जो फ्यूम्स है, ठीक है, उन सबसे दूर रहें। उन सबसे दूर रहेंगे तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सब वो सबसे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है आपके, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपके रेफरेंसेस है जिससे ये कंटेंट लिया गया है, ठीक है। ये आपके बुक्स हैं जिससे आपका ये कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।